स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है चंदन शर्मा और स्टडी IQ के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारे लेक्चर्स साहस सीरीज का पार्ट है और पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने एनालाइज किया है कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की स्टार्ट में भारत की स्थिति किस तरह से थी। क्योंकि अगर हमने मॉडर्न हिस्ट्री को समझना है, जो बेसिकली यूरोपियंस के आने के बाद से हमारे कंट्री में माना जाता है कि मॉडर्निटी की शुरुआत हुई थी, तो उस दौर में पहुंचने से पहले हमारी क्या स्थिति थी, किस प्रकार से इस स्थिति ने अंग्रेजों को और बाकी यूरोपियन पावर्स को अलाउ किया कि वो बड़े आसानी से या हमें ही आपस में लड़वा कर हमारे इस देश पर अपना शासन चला सकें। इसको अगर समझना है हमने, तो हमें मिडिवल हिस्ट्री के उस अंतिम फेज को समझना जरूरी है जिसके बाद से मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होती है। तो वही हम यहां पर कर रहे हैं। 1707 के बाद से मुगल साम्राज्य लगातार डिक्लाइन हो रहा है, उसको हमने डिस्कस किया। क्या उसके रेपरकशन से, वो हमने डिस्कस किए। और इस डिस्कशन में हमने ये पाया कि तीन मेजर टाइप्स ऑफ स्टेट्स थी, तीन तरह के राज्य हमारे सामने आते हैं जो मुगल साम्राज्य के पतन के बाद ये उभर कर निकलते हैं। ये साम्राज्य कौन से थे? सक्सेसर स्टेट्स, रिबेल स्टेट्स एंड इंडिपेंडेंट स्टेट्स। सक्सेसर स्टेट्स बेसिकली वो स्टेट्स थी जो मुगल डोमिनियन का पार्ट थी। ठीक है, देखिए मुगल एम्परर एक सेंट्रल अथॉरिटी अभी भी है और इन्होंने अपने फॉर्मल रिलेशंस पूरी तरह से नहीं तोड़े, लेकिन प्रैक्टिकली ये इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। यानी कि इन्होंने खुद को हेरिडिटरी बना लिया है कि मान लीजिए बंगाल के नवाब हैं, अब बंगाल के नवाब ने डिसाइड किया है कि मेरा उत्तराधिकारी कौन होगा। मुगल सम्राट की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, या मुगल एम्परर डायरेक्टली बंगाल के नवाब को अपॉइंट अब नहीं कर रहे, वो हेरिडिटरी बन चुका है। सिमिलरली हैदराबाद का निजाम के साथ भी यही सिचुएशन है और विद इन हैदराबाद कर्नाटक एक सूबा था, ठीक है, एक सब स्टेट थी, तो उसने भी अपनी इंडिपेंडेंस एसर्ट कर ली। इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं और वहां के बाद उसको कवर करने के बाद हमने स्टार्ट की थी हमारी रिबेल स्टेट्स। रिबेल स्टेट्स में सबसे बड़ी पावर थी मराठास। मराठास के साथ क्या हुआ, किस प्रकार से उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस एक तरीके से गेन की। शिवाजी वाली हिस्ट्री तो हम मिडिवल इंडिया में पढ़ते हैं, लेकिन सेकेंड फेज ऑफ मराठा हिस्ट्री इसको हम पढ़ते हैं मॉडर्न इंडिया के स्टार्ट से पहले, कि किस प्रकार से पेशवास पावर में आए। पेशवास की पावर के बाद कैसे कॉन्फेडरेसी में अंदर कुछ डिस्प्यूट्स थे एंड ग्रेजुअली फिर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बाद मराठास का डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया एंड अल्टीमेटली ब्रिटिश इन्हें कैसे डिफीट करेंगे, इसको हम पढ़ेंगे हमारे अगले चैप्टर एडवेंट ऑफ यूरोपियंस में, राइट। इसके बाद हमने सिख्स का भी देखा था कि किस प्रकार से सिखों ने मुगल्स के खिलाफ लड़ाइयां और जंग लड़ी थी और अपनी इंडिपेंडेंस को लड़ के हासिल किया था। सक्सेसर स्टेट्स और रिबेल स्टेट्स में यही फर्क है कि सक्सेसर स्टेट्स ने कोई रिबेलियन नहीं किया था, लड़े नहीं थे वो मुगल्स के साथ, उन्होंने बस अपनी अथॉरिटी एसर्ट कर ली कि हाँ जी आपने हमें अपॉइंट किया, अब हम यहां के नवाब हैं, अब आपके साथ हमारा लेना देना ज्यादा कुछ नहीं है। रिबेल स्टेट्स ने अपने हक के लिए लड़ाई की, साडा हक एथे रख, ये बात हुई। और उसके बाद आती हैं इंडिपेंडेंट स्टेट्स, ठीक है। तो अब हम इंडिपेंडेंट स्टेट्स की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। इनका बेसिकली मुगल्स के साथ पहले भी कुछ खास ताल्लुकात नहीं था, डायरेक्टली मुगल्स इनको कंट्रोल नहीं करते थे, इनडायरेक्टली कुछ ट्रिब्यूट ले लिया करते थे। डी फैक्टो इनकी अपनी ही अथॉरिटी चला करती थी अपने राज्य के अंदर, तो इस प्रकार से ये रूल कर रहे थे। कुछ एग्जाम्पल इसमें आती हैं, जैसे स्टेट ऑफ मैसूर, राजपूत स्टेट्स एंड केरला। तो हम यहां पर अपनी कहानी बढ़ा रहे हैं। तो अभी तक जितने हमने साम्राज्य कवर किए हैं वो बड़े साम्राज्य थे और हमारे मिडिवल इंडिया की एंड और मॉडर्न इंडिया की शुरुआत में इन साम्राज्यों की एक अहम भूमिका थी। आज हम थोड़ा सा छोटा और हल्का टॉपिक पकड़ रहे हैं जिससे कि आपको बहुत ज्यादा हैवी ना लगे ये सारी चीजें। यहां पर आज हम बात करेंगे, प्राइमरीली हमारा फोकस रहने वाला है किन पर? जाट्स ऑफ भरतपुर एंड अफगान्स ऑफ रोहिलखंड, ठीक है, इनके ऊपर हमारा फोकस आज रहने वाला है, राइट। मैसूर को भी कवर किया जाएगा, बट मैसूर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बंगाल, अवध, राइट, हैदराबाद, मराठास एंड इवन सिख्स, इनकी तरह मैसूर भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, क्योंकि अल्टीमेटली इंडिया की जो एनेक्सेशन थी, ब्रिटिश इन्हीं किंगडम्स को जब डिफीट करते हैं तो उनके लिए बहुत आसान हो जाता है। तो मैसूर के लिए एक स्पेशल लेक्चर तो बनता है यार, ठीक है, तो उसको हम सब्सिक्वेंटली कवर करेंगे। आज अब हम फोकस करते हैं कि हमने क्या क्या चीजें कवर करनी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एक बैकड्रॉप याद आ चुका है कि किस प्रकार से हमारी हिस्ट्री आगे बढ़ रही है। और अगर आपको पिछले लेक्चर्स के PDF चाहिए जिसको आप रिवाइज अच्छे से कर सके, जिनकी मदद से इस हिस्ट्री को, तो इस टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, मेरे साथ जुड़े रहेंगे आप। और टाइम टू टाइम जो भी मैं अच्छे इनिशिएटिव स्टार्ट करूंगा आपकी तैयारी के लिए, तो वो आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन वहां पर मिल जाएगी। सो डू कनेक्ट विद मी ऑन दिस टेलीग्राम चैनल एंड
काफी सारी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम मैं यहाँ शेयर करता रहता हूँ। इसी के साथ साथ इंस्टाग्राम पर भी मेरे साथ जरूर कनेक्ट कीजिएगा। एंड हैविंग सेड दैट, लेट्स स्टार्ट विद हिस्ट्री। ठीक है, अब हमने क्या करना है, राइट तो आज का हमारे लेक्चर का जो एजेंडा है वो है भरतपुर के जट्स के ऊपर फोकस करना है और अफगान के फर्रुखाबाद और रोहिलखंड के जो पठान लोग थे, ठीक है, इन्होंने क्या किया, किस प्रकार से हमारी हिस्ट्री को एक डायरेक्शन दी, उसको हम पढ़ेंगे। अब यहां पर देखो, इनकी पूरी डायनेस्टी के बारे में जानना हमारा काम नहीं है। बेसिकली एंटायर डायनेस्टी को जानना विल बी टू मच टीडियस टास्क। एग्जाम में भी इतने ज्यादा डेप्थ में सवाल नहीं आते, लेकिन हमें वो इवेंट्स और वो रूलर्स के बारे में जरूर पढ़ना चाहिए जिन्होंने हमारी इस हिस्ट्री को एक डायरेक्शन दी थी। तो उन्हीं के ऊपर हम फोकस करने वाले हैं। बिकॉज देखो, एवरीथिंग अंडर द सन कैन बी पार्ट ऑफ एग्जाम, लेकिन हमें अपने एफर्ट्स को चैनलाइज करना है। तो क्यों ना हम एफर्ट्स को उस डायरेक्शन में चैनलाइज करें जहां रेट ऑफ रिटर्न अच्छा खासा है, राइट। तो क्योंकि इन पर्टिकुलर किंगडम्स का जो इंपैक्ट था वो ऐसा नहीं था कि इंडिया के ऊपर कौन राज करेगा, कौन राज नहीं कर पाएगा, इस प्रकार से इन्होंने इंडिया को इंपैक्ट किया। अभी हम पढ़ेंगे भी उसको, ठीक है। तो इस वजह से बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, अनलेस एंड अनटिल आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है। हिस्ट्री ऑप्शनल में थोड़ा डेप्थ में जाना चाहिए। आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि थोड़ा डेप्थ में अगर आप जाएंगे तो उसका काफी एडवांटेज मिलेगा। भरतपुर के जाट्स में हम देखेंगे कि कैसे इनकी इमर्जेंस हुई, ठीक है, कि बेसिकली अगर ये रिबेल स्टेट्स बनी थी तो किस प्रकार से पावर में आई, इतना तो हमें पता होना ही चाहिए। वो क्या परिस्थितियां थी जिनके चलते ये एक अलग एंटिटी के रूप में हमारे सामने आती हैं, ठीक है। इमर्जेंस से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हम समझेंगे। उसके बाद इनके कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं जिन्होंने हमारे भारत के इतिहास में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस की हैं और उसको डायरेक्शन दिए। वी विल अंडरस्टैंड सम इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू दीज रूलर्स। और उसके बाद जाट्स ऑफ भरतपुर का बैटल ऑफ पानीपत के साथ एक बहुत गहरा संबंध है। उस गहरे संबंध की वजह से इनका हमारे इतिहास में एक बहुत उत्तम स्थान है, बहुत ही यूनिक प्लेस है। इसको भी हम देखेंगे, ठीक है। काफी कंट्रोवर्शियल टॉपिक भी है ये, कई बार लोग बुरा भी मान जाते हैं, लेकिन हम हिस्टोरिकल फैक्ट्स के बेसिस पे जो रिसर्च की हुई चीजें हैं वो आपके सामने रखेंगे, ठीक है। इसी के साथ साथ अफगान्स जो हैं, फर्रुखाबाद रोहिलखंड, उनमें भी यही एस्पेक्ट्स को निकाला जाएगा कि इमरजेंस क्या हुई, क्या ऐसी परिस्थितियां थी जिससे कि अफगान्स नॉर्थ इंडिया में दोबारा सेटल होना स्टार्ट हो गए, कौन वो अफगान थे जो पावर में आ गए और किस प्रकार से उन्होंने भारत के इतिहास को शेप में करने में अपना एक अहम भूमिका निभाई। हैविंग सेड दैट, लेट अस स्टार्ट। तो ये जाट्स बेसिकली हैं क्या दोस्तों? अगर आपको भारत के इतिहास या भारतीय संस्कृति के बारे में पता हो, हमारे समाज के बारे में पता हो, तो आपको पता है हम वर्ण व्यवस्था का पालन करते हैं, ठीक है। हिंदू सोसाइटी में वर्ण व्यवस्था ये क्या करती है, ये सोसाइटी को ऑक्यूपेशंस के बेसिस पे डिवाइड करती है। हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि इसमें कुछ कुरीतियां आ गई थी और काफी सारी मैल प्रैक्टिसेस दे क्रेप्ट इनटू द सिस्टम, जिसकी वजह से विद्रोह भी हुआ, कई बार इंटरनली रेजिस्टेंस आई, ऑल्टरनेट रिलीजियस ऑर्डर्स भी इस्टेब्लिश हो गए और बहुत बार ऐसा होता था कि डिस्क्रिमिनेशंस के चलते लोग कन्वर्ट भी हो जाते थे। हालांकि हमारा अभी वो मुद्दा नहीं है कि ये कन्वर्जन्स कैसे होती थी, न्यू रिलीजियस ऑर्डर्स कैसे आए, बुद्धिज्म जैनिज्म कैसे आए, ये फिर किसी लेक्चर के लिए। आज हमारा मुद्दा है कि इस वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र ये वर्ण है। वैश्य वर्ण में पेजेंट क्लास को वैश्य वर्ण में रखा जाता है। तो ये जो जाट्स हैं, प्रैक्टिकली ये जाट्स पेजेंट क्लास को बिलोंग करते हैं। पंजाब में आज की डेट में जट, ठीक है, फॉर एग्जांपल दलजीत दोसांझ, राइट, जट एंड हरियाणा के जाट्स, वेस्टर्न यूपी के जाट्स, ये क्या हैं? ये किसान लोग हैं। धरती की सेवा करके धरती को उपजाऊ बनाते हैं, वहां से फसलें आती हैं और वही फसलें हम सब का पालन पोषण करती है, राइट। तो ये वही जाट हैं जो मां धरती की सेवा करके पूरी सोसाइटी को सर्व करते हैं। तो ये जाट्स बेसिकली पेजेंट क्लास के हैं और ज्यादातर एक एरिया के साथ इनका एक कल्चर एसोसिएटेड था। क्योंकि आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि वैश्य तो पूरे इंडिया में फैले हुए हैं, व्हाई वी आर कॉलिंग नॉर्थ इंडियन वैश्यास एज जाट्स, राइट। तो एक डिस्टिंक्ट कल्चर इन वैश्यास का था, इनकी भाषा, इनका पहरावा, राइट, और इनकी कई और चीजें। सोशियोलॉजी में इसको थोड़ा और डिटेल में करते हैं हम, है ना। तो यहां पर सोशियोलॉजी तो कर नहीं रहे, तो थोड़ा सा आपको हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है, ठीक है। तो ये जिन जाट्स की हम बात कर रहे हैं, इन्होंने एक एरिया ऑक्यूपाई किया था दिल्ली आगरा बेल्ट में। आप सबको पता है दिल्ली का है, आप सबको पता है आगरा का है। उस बेल्ट के इर्द गिर्द इनकी अच्छी खासी पॉपुलेशन थी और एक डिस्टिंक्ट कल्चर के तौर पर इसको देखा जा सकता है। किसान आंदोलन जो रिसेंटली हुए, वहां पर भी आपको पता है कि नॉर्थ इंडिया की यही जाट बेल्ट थी जो प्रॉस्परस है
और इन्होंने ही किसान आंदोलन की कमांड भी संभाली थी, लीड किया था किसान आंदोलन को। तो इसमें कौन कौन लोग थे? वेस्टर्न यूपी के, साउथ दिल्ली, ठीक है, दिल्ली के साउथ में जो लोग हैं, ठीक है, जो किसान दिल्ली की साउथ में है, हरियाणा के, बेसिकली टेक्निकली हरियाणा में भी ये जाट्स मौजूद हैं, और पंजाब के जट, ठीक है। तो इन लोगों ने कमान संभाली थी। वही लोग इस रीजन में मिडीवल इंडिया के समय पर यहां पर बसे हुए थे, राइट। हिंदू रिलीजन को प्रैक्टिस करते थे, और आप सभी को पता है कि जो मुगल शहंशाह औरंगजेब थे 1707 से पहले तक जिनका राज चल रहा था, उनकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस इतनी ज्यादा टॉलरेंट नहीं थी। कॉन्सिक्वेंटली आप मुझे कमेंट में बताइए, क्या ये जाट्स औरंगजेब को पसंद करेंगे या नहीं करेंगे? सिख्स की हिस्ट्री कवर करते वक्त हमने ये देखा कि जट, सिख जट भी होते थे, और सिख जट्टों ने मुगल्स के खिलाफ कई ज्यादा लड़ाइयां भी लड़ी। सिमिलरली यहां पर भी हुआ। इनटॉलरेंट पॉलिसीज के चलते मुगल साम्राज्य ने इन जाट्स को भी अपना दुश्मन बना लिया। कॉन्सिक्वेंटली जाट जमींदार, ठीक है, जाट जमींदार, इनमें भी कई पेजेंट्स थे। उसमें बहुत बड़ा लैंड जब एक पेजेंट कंट्रोल करता है, एक बहुत बड़ी टेरिटरी कंट्रोल करता है, तो उन लोगों को भी मोबिलाइज कर सकता है, ठीक है, जमींदार की तरह काम करता था, राइट। तो इन जमींदारों ने कई सारे लोगों को मोबिलाइज किया और मुगल साम्राज्य के खिलाफ एक विद्रोह का झंडा उठा लिया, राइट। और इस चीज ने मुगल साम्राज्य को कमजोर करना भी शुरू कर दिया। हालांकि मुगल सेनाएं इन रिवोल्ट्स को सप्रेस करने में कामयाब तो जरूर थीं, लेकिन फिर भी दिल्ली आगरा में बसे ये जाट्स की वजह से, और इनका जो नाराजगी है सेंट्रल अथॉरिटी को लेकर, उसकी वजह से ये रीजन हमेशा डिस्टर्ब्ड रहता था। रिबिलियंस होते रहते थे, वायलेंस भी होती थी, और टाइम टू टाइम ये जाट्स अपनी असर्टिवनेस दिखाते थे, जिसका मतलब ये है कि खुद को मुगल एम्परर से अलग एक एंटिटी के तौर पर एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते रहते थे, राइट। तो ये जाट्स जो थे, आप यहां पर क्लियरली देख सकते हैं कि ये पेजेंट थे, किसान लोग थे, और इनका जो देयर इमर्जेंस टू पावर, ये भी किस फॉर्म में हो रहा है? पेजेंट रिबिलियन की फॉर्म में, किसानों के विद्रोह की फॉर्म में इनका रिबिलियन हो रहा है। अब ये देखकर ऐसा लग सकता है कि शायद किसानों की हक की ही यहां पर बात होती होगी, तो आज की डेट में हम देखें, हम जमींदार को इतना अच्छा नहीं मांगते, तो ऐसा लग सकता है कि यहां पर फ्यूडल सिस्टम यानी कि जमींदारी सिस्टम नहीं होता होगा, कि किसानों की हक की बात हो रही है तो सभी किसान बराबर हैं, सभी मिलजुल कर विद्रोह कर रहे हैं और अपनी एक एंटिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं था, राइट। देखो, जमींदारी सिस्टम का जो पूरी तरह से बेड़ा गर्क किया वो अंग्रेजों ने किया। परमानेंट सेटलमेंट एक्ट, रयतवाड़ी सिस्टम, महालवाड़ी सिस्टम, इसको कवर करते टाइम ये दिखाया जाएगा आपको कि किस प्रकार से उन्होंने पूरा सत्यानाश कर दिया हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम का। जो यहां पर हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम चल रहा है, वहां पर जमींदार माई बाप की तरह हुआ करते थे, राइट। किसानों को जरूरत पड़ने पर वो हेल्प करते थे, और इन केस किसी वजह से ड्रॉट आ गया है, फसल खराब हो गई है, तो लगान में थोड़ी रियायत भी दी जाती थी। किसान को कभी जरूरत पड़ती है, उसके घर वालों को किसी चीज की जरूरत पड़ती है, उसमें भी मदद की जाती थी, राइट। तो इस वजह से एक हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम ये एस्टैब्लिश था। तो हालांकि पेजेंट रेबिलियन की फॉर्म में जाट्स इमर्ज हुए, लेकिन उसके बावजूद भी जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर था, ये जाट सोसाइटी का स्ट्रक्चर, ये फ्यूडल सोसाइटी ही थी, ठीक है, जिसका मतलब है एक जमींदार हुआ करता था और उसके कई सारे सेवक्स होते थे, ठीक है, कामिन्स भी जिसको कहते हैं। सोशियोलॉजी में भी हम ये चीजें पढ़ते हैं। और सोशियोलॉजी से याद आया, स्टडी आईक्यू के ऑप्शनल के बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। क्लिक करके अपने मनपसंद के ऑप्शनल को चूज करके उसमें टाइमली एनरोल कर लें, और मैक्सिमम डिस्काउंट अगर आपने एनरोल करना है तो डायरेक्टली आपको क्या जाना है, वेबसाइट पर या ऐप पर, और सीधा कोड लगाना है CS Live, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए, इस बात को हमने कर लिया, अब हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ा और जानते हैं जाट्स के बारे में। अब देखो, अभी तक जितनी कहानी हमने बताई है, इसमें जाट्स पावर या एक डोमिनेंट ग्रुप की तरह कैसे इमर्ज हो रहे हैं उसकी बात की जा रही है, राइट। डोमिनेंट ग्रुप की तरह ये कैसे इमर्ज हो रहे हैं, लेकिन भरतपुर किंगडम कैसे बन गया, ये इसकी तो कहानी अलग है। तो हाउ डिस भरतपुर किंगडम गॉट एस्टैब्लिश्ड, अब इसकी बात करते हैं। इसकी अगर स्थापना की बात करें यानी कि फाउंडेशन की, तो माना जाता है कि चूरामन और बदन सिंह, इनको श्रेय दिया जाता है कि इन्होंने भरतपुर किंगडम की स्थापना और उसको फिर पावरफुल किंगडम बनाने में अपना योगदान दिया। सबसे पहले बात करेंगे हम चूरामन जाट की, ठीक है। चूरामन जाट की अगर हम बात करें तो इनका शासन 1695 से 1721 तक लगभग, रफ अगर एस्टिमेट दें तो यहां तक इनका हम रेन, REIGN, ठीक है, इनका शासन इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हम देख सकते हैं। अब यहां पर ये पावर में कैसे आए, इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है।
औरंगजेब के देहांत के बाद आप सबको पता है कि मुगल साम्राज्य में प्राइमोजेनिचर को फॉलो नहीं किया जाता था, जिसका मतलब यह है कि सबसे बड़ा बेटा उत्तराधिकारी बनेगा, सबसे बड़ा बेटा अगला शहंशाह बनेगा, राइट। तो कॉन्सिक्वेंटली क्या हुआ, आजम शाह को मुगल साम्राज्य की गद्दी सौंप दी गई। अब बहादुर शाह वन जिसको शाह आलम वन भी हम कहते हैं, ये हमने स्टार्टिंग में कर लिया है, डिक्लाइन ऑफ मुगल्स और लेटर मुगल्स के टाइम पर, है ना। तो ये चाहता था कि गद्दी तो यार मुझे चाहिए, राइट। तो वहां पर चुरामन जाट ने बहादुर शाह वन को सपोर्ट किया टू डिफीट आजम शाह, मोहम्मद आजम शाह। कॉन्सिक्वेंटली जब उनको ये गद्दी मिल गई बहादुर शाह वन को, तो खुश होके, प्रसन्न होके उन्होंने कहा कि आपने हमारी मदद की, आप हमारे मित्र हैं, तो हम बदले में आपको मनसबदार बनाते हैं। मनसबदारी सिस्टम भी हम कवर कर चुके हैं। दिस इज द काइंड ऑफ नोबिलिटी, नोबल्स हैं ये, ठीक है। इनको एक टेरिटरी दी जाती है, उस टेरिटरी की मेंटेनेंस होती है, एंड बेसिकली हायरार्की में, मुगल हायरार्की में जो जात एंड सवार, ऑल दीज रैंक्स, ठीक है, वो इनको एलोकेट किए जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर चूरामन को मनसबदार बना दिया गया था, और इसी के साथ साथ मथुरा, जो एक बहुत फर्टाइल एरिया भी माना जाता था उस समय पर, मथुरा के फौजदार भी इनको बना दिया गया था। यानी कि लॉ एंड ऑर्डर की पावर चूरामन के पास आ गई है। फौजदार और मनसबदार होने के कारण चूरामन के पास अब रिसोर्सेज हैं जिससे वो अपनी टेरिटरी को एजर्ट कर सकते हैं, अपनी पावर को उठा सकते हैं और खुद को और ज्यादा कंसोलिडेट कर सकते हैं, राइट। इसी के साथ साथ क्योंकि कहीं ना कहीं बहादुर शाह वन को चूरामन जाट पर इतना ट्रस्ट था कि इन्होंने मुझे सम्राट बनाने में, एम्परर बनाने में इतनी मेरी मदद की है, तो क्यों ना जो आगरा से दिल्ली का एक इंपीरियल हाईवे है, आप सबको पता है हु वाज द मुगल रूलर, मुगल एम्परर हु शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ मुगल्स फ्रॉम आगरा टू दिल्ली, कमेंट में बताइए प्लीज। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीलिम्स में सवाल पूछा जा सकता है, ना केवल यूपीएससी में बल्कि और कई तरह के एग्जाम्स में, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो आपका स्टेट पीसीएस हो, या फिर ईपीएफओ जैसा एग्जाम हो, इवन वहां पर भी सवाल पूछा जा सकता है। हालांकि मॉडर्न हिस्ट्री का नहीं है, बट इट कैन बी आस्क्ड, राइट। तो दिल्ली से आगरा, ठीक है, शाहजहां इसको लेके आए थे 1638 में, एंड यहां पर अक्सर ये कई बार रॉयल फैमिली मेंबर्स, मुगल साम्राज्य के रॉयल फैमिली मेंबर्स आगरा भी विजिट करते थे, अपनी पुरखों की जमीन थी, ठीक है। तो इनके मूवमेंट के लिए एक स्पेशल हाईवे बनाया गया था जहां पर सिर्फ शाही लोग जा सकते थे। तो इस शाही हाईवे का सिक्योरिटी की जिम्मेदारी चूरामन को दे दी गई, ठीक है। चूरामन जाट को इनकी प्रोटेक्शन में, चूरामन जाट की प्रोटेक्शन में इस हाईवे को ले आया गया, राइट। जब इतनी जिम्मेदारियां दे दी तो ऑब्वियसली पावर भी उतनी ही मिली, और उस पावर का इस्तेमाल धीरे धीरे इन्होंने अपनी पोजीशन को सॉलिड करने के लिए यूज करना स्टार्ट कर दिया। तो इन्होंने क्या किया, थून नाम की एक जगह है, आप सभी के लिए एक होमवर्क, ठीक है। थून कहां पर है, आज के समय पर आप थून का फोर्ट कहां ढूंढ सकते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। और उसमें लिख दीजिएगा आंसर 1, ठीक है। यहां आंसर लिख, ANS लिख के आप आंसर जरूर बताइएगा कि थून कहां पर है। इन्होंने थून का किला बनाया, और इनको पूरा यकीन था कि थून के किले से मेरी एक टेरिटरी बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट हो रही है। और थून का किला बनाने पर थोड़ा सा इन्हें लगा कि नाउ आई कैन चैलेंज मुगल अथॉरिटी। व्हाई, ऐसा क्यों लगा, इसके कई कारण थे। एक, इनकी खुद की पोजीशन कंसोलिडेट हो रही थी। दूसरा, इनको पता था, ठीक है, बगल में तो है दिल्ली, कितना दूर है सब पता लग रहा था। कहते हैं दीवारों के भी कान होते हैं। तो हर चीज इन्हें पता लगती थी कि किस तरह से अंदर ही अंदर मुगल नोबिलिटी, मुगल एम्प्रेस के बीच में आपस में लड़ाई, और जो कई सारे जो ऑफिसर्स, नोबल्स हैं बेसिकली मुगल्स के, कैसे षड्यंत्र करके दीमक की तरह मुगल साम्राज्य को कमजोर कर रहे हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल सही मौका है, अपनी एक टेरिटरी कार्व आउट करनी स्टार्ट कर दो। तो थून का किला एक वाटरशेड इवेंट था इनके साम्राज्य के लिए, जहां पर इन्हें ये फील हो रहा था कि मेरे पास एक सफिशिएंट लैंड स्पेस और टेरिटरी आ जाएगी एंड आई कैन बी इंडिपेंडेंट ऑफ मुगल्स। तो इन्होंने मुगल्स के अगेंस्ट हो गए, अपने बेसिकली उनसे लड़कर अपनी इंडिपेंडेंस इन्होंने असर्ट करने की कोशिश की। लेकिन मुगल्स तो मुगल्स हैं, चुप तो बैठेंगे नहीं। जैसे ही विद्रोह के ये स्वर उत्पन्न हुए, उसी वक्त डिसाइड किया गया कि चूरामन जाट को सबक सिखाने के लिए सेना भेजी जाए। सेना अब किसके पास है, सेना है जय सिंह टू, जय सिंह द्वितीय, जो कि उस समय आगरा के गवर्नर थे। उन्होंने एक सेना लेके गए, थून के फोर्ट पर, थून के किले पर हमला किया, और इस हमले से बहुत ज्यादा विचलित होके चूरामन जाट सुसाइड कर लेते हैं। बहुत ज्यादा उनको अपमानित महसूस होता है, एंड बहुत ज्यादा ही इज टेकन अबैक, सो ही कमिट्स सुसाइड, राइट। अब यहां पर ऐसा नहीं कि इनके देहांत के बाद भरतपुर किंगडम की हिस्ट्री ही खत्म हो गई, नो। अभी तो भरतपुर किंगडम ने अपने पीक तक पहुंचना है। तो वो कैसे पहुंचेंगे, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में इंपॉर्टेंट रोल कैसे प्ले करेंगे, चलो देखते हैं, लेट्स सी, राइट। तो अब चूरामन जाट के बाद इनके भतीजे
बदान सिंह, ठीक है। 1721 में उनका देहांत होता है। 1721 के बाद 1756 तक बदन सिंह का रूल ये इस्टेब्लिश हो जाता है, ठीक है। बदन सिंह का रूल यहां पर इस्टेब्लिश हो जाता है, राइट। सो ही अज्यूम्स द लीडरशिप और मुगल्स के खिलाफ लड़ाइयां करते हैं, अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं और इनका ज्यादातर ध्यान रहता है कि जितनी टेरिटरी में हमने थोड़ी इंडिपेंडेंस एसर्ट की है ये प्रोटेक्टेड रहे। कॉन्सिक्वेंटली अगर आप मुझे बताइए, आपने कोई घर लिया है, आपने उस घर को प्रोटेक्ट करना है, तो उस घर की अच्छी प्रोटेक्शन के लिए क्या करोगे? कॉमेंट्स में बताइए, शाबाश। क्या करोगे? बिल्कुल, आप दीवारें कंस्ट्रक्ट करोगे, दीवारों को स्ट्रॉन्ग करोगे, एक वॉचमैन लगा सकते हैं आप, राइट। एक वो पोस्ट बना सकते हैं, होती नहीं है मंत्री लोग, और अगर आप आईएएस ऑफिसर बन गए तो आपके घर के बाहर हो सकता है ऐसी 2 पोस्ट हो, एक हट सी होती है, उस हट्स में एक गनमैन होता है, ठीक है। और अगर अच्छी पोस्ट, अच्छी डिस्ट्रिक्ट के डीएम हैं तो वहां पर स्पेशल फोर्सेस के, ठीक है, स्टेट की स्पेशल फोर्स होती है, रिजर्व फोर्स के जवान भी होते हैं, अलग ही टॉर होती है, अलग ही रुतबा होता है, ठीक है। तो मेहनत कीजिए, उस जगह पर जरूर पहुंचेंगे, राइट। तो इन्होंने भी वही किया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपनी टेरिटरी के इर्द गिर्द किलाबंदी करनी शुरू कर दी, कई फोर्ट्स बनाए इन्होंने। फोर्ट्स का पर्पस यही होता है कि अगर कोई अटैक करने की कोशिश करता है तो वो फोर्ट्स बहुत यूटिलिटी वाले एंटिटी साबित होते हैं, ठीक है। बहुत यूटिलाइजेशन होती है उन फोर्ट्स की, उन किलों की, क्योंकि उन किलों के जरिए आप दुश्मन की सेना को देख सकते हैं कि वो कहां से आ रही है। अपनी जो अंदर पूरी एक पॉपुलेशन है फोर्ट के अंदर की साइड पे, उसको प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं और वहां से अटैक कर सकते हैं। अगर किसी तरह सेना उस फोर्ट को ब्रीच करके अंदर घुस गई, देन इट्स अ प्रॉब्लम। तो इन्होंने अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करने के लिए कई फोर्ट्स एस्टैब्लिश किए, ठीक है, जैसे कि देग फोर्ट, कुम्हेर फोर्ट और वियर फोर्ट, ठीक है। वायर फोर्ट या वेयर फोर्ट भी कहा जाता है इसको। भरतपुर में भी एक किला है, उसको भी इन्होंने एस्टैब्लिश करने की कोशिश की और ज्यादातर समय इनका इस किलाबंदी में ही चला गया, ठीक है। अब जो सबसे चरम सीमा पे भरतपुर किंगडम का इतिहास पहुंचता है, अपने पीक पर, अपनी चरम सीमा पर, अपनी सबसे हाईएस्ट ग्रोथ, ये इनको देखने को मिलती है महाराज सूरजमल के राज में। सूरजमल महाराज जी को सुजान सिंह भी कहा जाता है, ठीक है। तो 1756 से 1763 के बीच भरतपुर किंगडम को उसकी बुलंदियों तक पहुंचाने वाले हैं महाराज सूरजमल या महाराज सुजान सिंह, ठीक है। तो यहां पर ही इज अ वेरी ब्रेव एंड एबल एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। काफी सूझबूझ के साथ काम करते हैं। इसी सूझबूझ के चलते इनको अक्सर प्लेटो ऑफ जाट ट्राइब भी कहा जाता है। प्लेटो कौन थे? प्लेटो इज अ पॉलिटिकल थिंकर। उन्होंने एक ऐसे समय पर पॉलिटिकल थॉट दे रखा है जहां पर हम स्टेट क्या है, स्टेट का काम क्या होता है, सिटीजन्स क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, क्या होनी चाहिए, कुछ भी नहीं पता था। प्लेटो ने उस टाइम पर हमें ऐसे ऐसे थॉट्स दिए जिसके ऊपर आज तक यूपीएससी सवाल बनाती है। और प्लेटो के अगर आप कोटेशंस को अपने मेंस के आंसर में लिख लो, मार्क्स ऐसे बढ़ते हैं, राइट। तो जस्ट इमेजिन, अगर वेस्टर्न हिस्टोरियंस भी भरतपुर के महाराज सूरजमल को, सुजान सिंह को ये टाइटल दे रहे हैं प्लेटो ऑफ जाट ट्राइब, तो जस्ट इमेजिन हाउ वाइज ही वुड बी इन पॉलिटिकल मैटर्स। He was a very able administrator, very wise person, और इन्होंने अपनी टेरिटरी को ना केवल कंसोलिडेट किया, प्रोटेक्ट किया, लेकिन उसको एक्सपैंड भी किया। इनकी टेरिटरी का अगर रफ हिस्सा में ऐसे दिखाऊं ना, आपको सिर्फ पर्सपेक्टिव देने के लिए, अगर मैं ब्रॉडली इनकी टेरिटरी दिखाऊं तो कुछ इस प्रकार का इन्होंने किंगडम बना लिया था। इस किंगडम में अगर आप देख सकते हैं, ठीक है, लेट मी शो यू अनदर मैप। हाँ, इसमें देखो भरतपुर, आज के समय में भरतपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान की यहां पर है, ठीक है। दिस रीजन, ये रीजन देखो, दिल्ली ये है, ये छोटा सा एरिया है ना, दिख रहा है यहां पर, दिस पर्टिकुलर रेड वेट, लेट मी मेक इट अ बिट मोर क्लियर, ठीक है। थोड़ा सा हम अलग अलग पेन भी यूज करेंगे, टेक्नोलॉजी का पूरा प्रयोग करेंगे। ये एक टेरिटरी है, ये जो ब्लू लाइन है ये क्या है? हरियाणा है, ठीक है। अब इसी ब्लू लाइन में मैं लेट्स से, चलो येलो यूज कर लेता हूं, ये पर्टिकुलर रीजन दिल्ली है, ये छोटा सा, राइट। और रेड इंक में यूज करूंगा इस रीजन के लिए, ये भरतपुर डिस्ट्रिक्ट है। तो आप देख सकते हो कि साउथ हरियाणा, दिल्ली के पास और आगरा के भी काफी निकट भरतपुर की, जो मेन आज की भरतपुर डिस्ट्रिक्ट है, यहां पर मौजूद है। ग्रेजुअली इसको एक्सपैंड किया गया और जो टॉप ग्लोरी इसने अटेन की, ये कहां पर अटेन की इन्होंने? अंडर सूरजमल, ठीक है। तो दिल्ली नॉर्थ में जो टेरिटरी थी, दिल्ली पर अभी भी आप सभी को पता है कि मुगल्स का होल्ड तो रहा ही था, भले ही ना बराबर प्रैक्टिकली अंग्रेजों के पास ही चला गया था वो, बट फिर भी मुगल कैपिटल काफी देर तक, 1857 तक मुगल्स वहीं पर रह रहे थे, ठीक है। तो नॉर्थ में दिल्ली, साउथ में इधर चंबल नदी तक
इसके एक्सट्रीम पॉइंट्स एग्जिस्ट किया करते थे, राइट। वेस्ट में भरतपुर एंड राजस्थान के कुछ एरियाज हुआ करते थे, और ईस्ट में गंगा रिवर जहां तक ऐसे फ्लो कर रही है आगे तक, ठीक है, अलोंग गंगा रिवर वो इस तरह से चल रही है इसकी टेरिटरी, तो काफी बड़ा पोर्शन इन्होंने अपने अधीन कर लिया था, राइट। अब अपनी इसी एम्बिशन के चलते कुछ इंपॉर्टेंट सूबे थे, जैसे कि आगरा, मथुरा, मेरठ और अलीगढ़, ये सूरजमल जी के, महाराज सूरजमल जी के अंडर आ गए थे। अब इसमें अक्सर कहा जाता है कि बैटल ऑफ पानीपत और सूरजमल का बड़ा गहरा रिलेशन है, राइट। अगर आपने पानीपत मूवी देखी होगी तो आपको पता होगा कि वहां पर एक सीन आता है जहां पर अर्जुन कपूर यानी कि सदाशिवराव भाऊ और महाराज सूरजमल के बीच में आपस में कुछ क्लैशेस होते हैं। उन क्लैशेस की वजह से ये अलायंस नहीं बना पाते, जिसकी वजह से मराठास वीक हो जाते हैं, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हार जाते हैं। मूवी में कहीं ना कहीं थोड़ी गड़बड़ कर दी, ठीक है, मूवी में थोड़ी गड़बड़ कर दी, उसमें ना प्रॉपरली हिस्ट्री ऐसे उत्पन्न नहीं हो पाई, ठीक है। तो यहां पर आपको थोड़ी सी क्लैरिटी देना चाहूंगा। पहले तो उसमें मूवी में ऐसा दिखाया था कि जो महाराज सूरजमल है उन्होंने बिल्कुल ही हेल्प करने से मना कर दिया, ऐसा नहीं था, ऐसा बिल्कुल नहीं था। महाराज सूरजमल ने ही ऑफर्ड टू हेल्प मराठास। लेट मी टेल यू अ स्टोरी, क्या हुआ था, ठीक है। जब अफगान इन्वेजन होने जा रही थी अहमद शाह अब्दाली की, तो मराठा चीफ्स हर जगह जितने रूलर्स को अप्रोच कर सकते हैं उन्होंने अप्रोच करने की कोशिश की। इस इन्वेजन को उन्होंने एक रिलीजियस इन्वेजन प्रोजेक्ट किया ताकि वो मैक्सिमम हिंदू रूलर्स का सपोर्ट ले सकें, विच इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, ठीक है। अगर आपको सपोर्ट मिल रहा है तो इट कैन बी डन। मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि फॉरेन इन्वेजन को रोकना, अगर इस तरीके से फॉरेन इन्वेजन रुकती है, वेल एंड गुड, राइट। तो सूरजमल जी को भी इन्होंने अप्रोच किया और सूरजमल सपोर्ट करने के लिए तैयार हो गए, ठीक है। ही अग्रीड टू जॉइन मराठास एंड हेल्प देम इन देयर कॉज टू कीप अहमद शाह अब्दाली अवे, ठीक है, इसके लिए ये तैयार हो गए थे। लेकिन वॉर की स्ट्रैटेजी को लेकर कि किस प्रकार से स्ट्रैटेजी हम बनाएंगे और युद्ध के जो नियम होने चाहिए उसको लेकर महाराज सूरजमल में और सदाशिवराव भाऊ में कुछ क्लैशेस या कुछ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन इमर्ज होना स्टार्ट हो गए। और कहा जाता है, इतिहासकारों ने इसको रिकॉर्ड किया है, टू सम एक्सटेंट महाराज सूरजमल को सदाशिवराव भाऊ का जो एटीट्यूड था वो थोड़ा सा अहंकारी लगा। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि नो डाउट आप उस समय पर भारत की सबसे शक्तिशाली पावर हैं, रीजनल किंगडम में सबसे शक्तिशाली किंगडम आप ही हैं, ठीक है। तभी अहमद शाह अब्दाली और आपका युद्ध हो रहा है। अगर मुगल साम्राज्य किसी लायक होता तो वो लड़ता, लेकिन आप जो सबसे शक्तिशाली राज्य हैं तो फलदार पेड़ को थोड़ा झुका हुआ होना चाहिए। लेकिन सदाशिवराव भाऊ के एटीट्यूड से वो झुकाव नहीं नजर आया, तो कॉन्सिक्वेंटली यहां पर डिसएंचैंट हो गए हमारे महाराज सूरजमल। अहमद शाह अब्दाली को लग गई इसकी भनक। अब वो क्या करेगा, कमेंट में बताओ क्या करेगा। अहमद शाह अब्दाली, आप अगर अहमद शाह अब्दाली की जगह होते तो क्या करते? मैं अगर अहमद शाह अब्दाली की जगह होता तो मैं इन्वेड ना करता इंडिया भाई, ठीक है, मुझे नहीं होना उसकी जगह। आई डोंट वांट टू बी इन्वेडर ऑफ इंडिया एट एनी कॉस्ट, ठीक है, तो मैं तो वापस चला जाता, राइट। बट यहां पर क्या हुआ, अहमद शाह अब्दाली को जब ये भनक लगी कि ये लोग आपस में इनकी कुछ तानामतुनी चल रही है, तो इन्होंने कहा चलो एक चीज करते हैं, अगर सूरजमल मराठास का साथ देते तो शायद बैटल ऑफ पानीपत का रुख अलग होता, हमारे भारत का इतिहास अलग होता। अहमद शाह अब्दाली ने कहा कि या तो मैं इनको अपनी तरफ कर लूं, अगर अपनी तरफ नहीं भी मैं कर सकता तो इनको न्यूट्रल पावर की तरह बनाकर रखूं। आई वॉन्ट टू इंश्योर दैट ही रिमेन्स न्यूट्रल, राइट। ये डिसाइड हुआ, तो इन्होंने पूरा जोर लगा दिया इनको कन्विंस करने में। तो सूरजमल महाराज, इनको पता तो था कि न्याय तो इसी तरफ है कि मराठास का साथ दिया जाए। मातृभूमि का सवाल है यार, वो कैसा बेटा होगा जो अपनी ही मातृभूमि के खिलाफ चला जाए। तो उन्होंने कहा जस्टिस तो इसी में लाया करता है कि मराठास का साथ दें, लेकिन क्योंकि मराठास में ही स्ट्रैटेजी को लेकर वो एक कॉमन पेज आ नहीं रहा, तो अब मजबूरी है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम न्यूट्रल रहेंगे, ठीक है। ही डिसाइड्स टू स्टे न्यूट्रल, राइट। अहमद शाह अब्दाली का काम बन गया, उन्होंने कहा ठीक है न्यूट्रल भी है तब भी मेरे पास पावर है। तो इसमें क्या हो रहा था कि देखो मराठास काफी डिस्टेंस ट्रैवल करके पानीपत की भूमि पर लड़ने आ रहे थे। जब इतना ज्यादा ट्रैवल करना होता है तो रिसोर्सेस चाहिए होते हैं अपनी सेना को सशक्त रखने के लिए। खाना खाएंगे भाई, ऐसे थोड़े ना भूखे पेट थोड़े ना लड़ेंगे। तो उस सेना के जो रिसोर्सेस थे, जो फूड सप्लाईज थी, वो कहां से आ रही थी? वो आ रही थी भरतपुर के किंगडम से। लेकिन जब अहमद शाह अब्दाली ने ये चाल चली, तब भरतपुर के किंगडम की उस सप्लाईज में फर्क आना स्टार्ट हो गया,
राइट तो ये एक प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो गई। और ऑन दी अदर हैंड अहमद शाह अब्दाली की सप्लाईज कहां से आ रही थी? रोहिलखंड के राज्य से। अफगान्स ऑफ रोहिलखंड, निजामुद्दौला के अंडर जो था, उसने अहमद शाह अब्दाली को, उसकी सेना को रिसोर्सेज दिए। राइट तो ये एक कहानी चल रही थी। कॉन्सिक्वेंटली जब ये सारा एपिसोड हुआ तो उसमें मराठास के साथ वही है, जब हमने थर्ड बैटल ऑफ पानीपत भी पढ़ा था, मराठास की सबसे बड़ी वीकनेस यही निकली कि क्योंकि उन्होंने चौथ और सरदेशमुखी की टैक्स काफी एग्रेसिवली एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की थी, तो जब जरूरत पड़ी तो काफी सारे किंगडम्स ने उनका साथ नहीं दिया। द ओनली मेजर हिंदू किंगडम who was supporting मराठास, उनका सपोर्ट भी न्यूट्रल में चला गया। अगेंस्ट नहीं थे उनके, they were not against, लेकिन चाहकर भी साथ दे नहीं पा रहे थे क्योंकि स्ट्रैटेजी में कॉमन पेज नहीं आ रहा था। सो इस वजह से इट प्रूव्ड फेटल फॉर मराठास एंड दे हैड टू फेस डिफीट। लेकिन जब मराठास की डिफीट हो रही थी, बहुत से ऐसे मराठा योद्धा बैटल ऑफ पानीपत को अब ऑब्वियसली छोड़ के जाएंगे। ठीक है, जो समाचार है वो पेशवा तक पहुंचाना है। तो रास्ते में आता था भरतपुर किंगडम। भरतपुर किंगडम में महाराज सूरजमल ने पहले ही फूड सप्लाईज और मेडिसिन का प्रबंध करके रखा था कि उन्हें पता था कि जब सेटबैक लगेगा ये लोग पीछे की तरफ आएंगे। और भरतपुर किंगडम क्योंकि उसी रीजन में लाया करता है, हमने इंश्योर करना है कि जितने मराठा योद्धा हमारे किंगडम में आते हैं उनको प्रॉपर उनका उपचार हो, उन्हें फूड सप्लाईज मिले और उसके बाद वो अपने कैपिटल पूना, पेशवा की सीट पूना में थी, तो वहां पर प्रस्थान करें। राइट सो इसको चलते महाराज सूरजमल ने मेडिकल अटेंशन और काफी सारी फूड सप्लाईज का इंतजाम किया फॉर दो सोल्जर्स जो वापस आ रहे थे मराठास के लिए। ठीक है, अगर इस पूरे एपिसोड में ये दोनों एक हो जाते, मराठास एंड महाराज सूरजमल, तो हो सकता है हम अब्दाली को हरा देते। एंड आपको पता है कि बैटल ऑफ पानीपत ने ये डिसाइड नहीं किया कि भारत पर राज कौन करेगा, उसने ये डिसाइड किया कि भारत पर राज कौन नहीं करेगा। ना मुगल्स ना मराठास, अब्दाली भी कितनी देर तक चला गया, तो ये अंग्रेजों के लिए रास्ता बन रहा था। एंड दैट इज द रीजन कि इस एपिसोड के कारण हमें टू सम एक्सटेंट चूरामन जाट्स ऑफ भरतपुर इनके बारे में भी पता होना चाहिए। एंड इनको चूरामन जाट्स ऑफ मथुरा भी कह दिया जाता है बिकॉज मथुरा इज ऑल्सो वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ द टेरिटरी। उम्मीद करता हूं कि काफी इंटरेस्टिंग लगा। अब आपको वो थोड़ी सी मैं कहानी बताना चाहता हूं कि बहस हुई किस पे थी, मराठास एंड महाराज सूरजमल में। वो कॉन्फ्लिक्ट किन पॉइंट्स पर आया था, लेट अस सी ये कॉन्फ्लिक्ट किन पॉइंट पे आया था। देखो यार, इसमें ऐसा था कि महाराज सूरजमल ने इनको सजेस्ट किया था कि आप काफी लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करके आ रहे हैं, तो योद्धाओं को आगे रखें, महिलाओं को और बच्चों को साथ लाना ठीक नहीं होगा। इट माइट प्रूव वेरी डेंजरस एंड वेरी कॉस्टली स्ट्रैटेजी। लोग बढ़ जाएंगे तो रिसोर्सेज भी हमें ज्यादा चाहिए, सभी के पेट पालने हैं, और महिलाओं बच्चों को रख के डेंजर भी बढ़ जाता है। लेकिन ये लड़ाई ऐसी थी, कहीं ना कहीं आप कह लीजिए नेशनलिज्म या पेट्रियोटिज्म जुड़ा हुआ था, दैट उन्होंने कहा नहीं, एवरीवन विल फाइट। ठीक है, मातृभूमि को जरूरी है, हमारे पास साथ देने वाले बहुत ज्यादा फोर्सेस नहीं है, तो ऐसे ही चलेगा। दूसरा इन्होंने कहा कि समर के समय पर अटैक कीजिए। कमेंट्स में मुझे बताइए, मैं बता चुका हूं बैटल ऑफ पानीपत की डेट क्या थी, क्या वो समर था? नो, समर में अगर अटैक करते तो मराठास को बेटर सक्सेस मिल सकता था। रीजन भी, ये कहां रहते हैं? दक्षिण में रहते थे। आप सभी को पता है कि नॉर्थ इंडिया के विंटर्स आर वेरी हार्श। जनवरी फरवरी ये महीने तो सबसे ज्यादा हार्श होते हैं, दिसंबर जनवरी फरवरी। राइट, तो यहां पर कहीं ना कहीं, और अफगान्स वहां पर क्लाइमेट थोड़ा अलग तरीके का है, तो अगर समर होता तो थोड़ा सा एडवांटेज मिल सकता था मराठास को। ठीक है, तो इसके ऊपर भी कॉन्फ्लिक्ट आया था। ठीक है, उन्होंने कहा था कि नहीं, इमीडिएट नीड है तो अभी ही अटैक करना पड़ेगा। इसके बाद इन्होंने कहा था कि बहुत बड़ी आर्मी लेकर एकदम से ना चले जाओ, आप गुरिल्ला टैक्टिक्स में माहिर हो, सबसे पहले गुरिल्ला रेड्स करके उनको कमजोर करने की कोशिश करो। इस पर भी कहा गया कि नहीं, अगर हम ये टैक्टिक्स साउथ में चल सकते हैं लेकिन नॉर्थ में ओपन फील्ड्स हैं, ये टैक्टिक्स शायद काम ना करें। तो यहां पर भी एक पॉइंट आया कॉन्फ्लिक्ट का। इसी के साथ इन्होंने कहा कि दिल्ली के फोर्ट्स को मत लूटना, दिल्ली को मत लूटना, क्योंकि अगर दिल्ली को आपने लूटा तो ये क्या करेंगे, क्योंकि अभी भी वो मुगल गद्दी की सीट है दिल्ली, तो वहां पर बहुत सारे मुस्लिम रूलर्स अब्दाली के साथ जुड़ सकते हैं और वो आपके खिलाफ हो जाएंगे। लेकिन मराठास की यहां पर प्रॉब्लम ये थी कि क्योंकि इन्होंने अपने फोर्सेस को मोबिलाइज किया था, तो बहुत से ऐसे सैनिक थे मराठा आर्मी में जिनको सैलरी नहीं मिलती थी। उनको कैसे उनका गुजारा होता था, वो इस बात पे चलते थे कि लड़ाई जीतने पर जो लूट का माल है वही उनकी सैलरी बनता था। दैट प्लंडर विल बी द पार्ट ऑफ देयर वॉर बूटी से ही बेसिकली उनकी पेमेंट होगी। राइट, तो बिकॉज ऑफ दिस दिल्ली के फोर्ट्स भी लूट लिए गए। जब इसके ऊपर, इस पॉइंट पर महाराज सूरजमल और सदाशिवराव भाऊ की आपस में चर्चा हुई,
तो वहां पे ये एक ब्रेकिंग पॉइंट बन गया। ठीक है, तो यहां पर इन रीजंस की वजह से दोनों में आपस में संधि हो नहीं पाई। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप यूपीएससी आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली कर रहे हैं तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, और अगर आप इसको कंसोलिडेटेड तरीके से एकदम सॉलिड प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप ऐसा कुछ कोर्स ढूंढ रहे हैं कि जिसमें एक बार एनरोल करने पर ना बार बार पैसे ना खर्चने पड़े, कि पहले जी फाउंडेशन कोर्स करो, फिर आप प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स अलग से करो, ठीक है, उसके बाद प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज अलग से करो, उसके बाद आप मेंस का क्रैश कोर्स करो, मेंस की टेस्ट सीरीज करो, और इस सब में ना कोई मेंटोर है, ना ही आपके आंसर रेगुलरली इवैल्यूएट होते हैं, बस छोड़ दिया आपको आपके हाल पर। अगर आप ऐसा कुछ ढूंढ रहे हो कि जिसमें ये सारी चीजें आपको मिलें, तो P2I इज द वे टू गो, जो स्टडी IQ ऑफर कर रहा है इन अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस ऑफ 45,000 रुपीज। स्टडी IQ 45,000 रुपीज में आपको P2I ऑफर कर रहा है, बट इस पे आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं बाय यूजिंग द कोड CS Live। यही कोड यूज करना है, इस कोड के इस्तेमाल से आपको 15,000 रुपए ऑफ मिल जाएंगे। ठीक है, तो अभी के अभी स्टडी IQ ऐप पर जाइए या स्टडी IQ की वेबसाइट खोलिए और वहां पर कोर्स में एनरोल करते समय लगाइए CS Live एंड आपको मिलेगा 15,000 का ऑफ एंड द कोर्स इज योर्स। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर कोर्स में देखो, अब मार्केट में ना और भी कोर्स हैं, फटाफट इसके बारे में बताता हूं। देखो, कोई भी कोर्स है मार्केट में, सस्ते से सस्ता, बहुत सस्ते की तरफ मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि उनकी क्वालिटी आपको भी पता है फिर कैसी होती है। ठीक है, 10th पास वाला हिसाब हो जाता है। ठीक है, तो सस्ते से सस्ता कोर्स भी अराउंड 18,000 का होता है। ठीक है, उसके बाद ये सिर्फ फाउंडेशन होता है, इसमें कई बार मेंटरशिप आंसर इवैल्यूएशन नहीं हो पाती, और फिर प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स आपको अलग से लेना पड़ता है। अच्छा, इसमें बुक्स भी हैं, बुक्स की वैल्यू आप मान लीजिए कि 5,000 की बुक्स हैं आपको। ठीक है, 15 से ज्यादा बुक्स हम आपको सिर्फ फाउंडेशन में दे रहे हैं, 5,000 की बुक्स, तो ये कितना बन गया 23,000। ठीक है, इसके बाद प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स लोगे, 10,000 प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स की वैल्यू मिलती है, तो ये 33,000 का हो गया। राइट, इसके बाद प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, सस्ते से सस्ती टेस्ट सीरीज भी आपको 6,000 की कम से कम मिलेगी, तो ये क्या हो गया 39,000। ठीक है, उसके बाद जब आपको मेंस के टेस्ट सीरीज या मेंस का काम करना है, उसमें भी आपकी 15,000 की कम से कम टेस्ट सीरीज रहती है। राइट, तो इसमें 15,000 भी ऐड कर दो, तो ये कितना बन गया 54,000। ठीक है, तो आपको जो सेमिंगली फाउंडेशन कोर्स बड़े सस्ते लगते हैं ना 18,000 वाले, एक्चुअली वो आपसे 54,000 ऐसे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। लेकिन स्टडी IQ बिलीव करता है कि अगर आपने अपनी तैयारी में एक बार इन्वेस्ट किया है, तो सब कुछ आपकी इंटरव्यू तक हम आपका पूरा साथ देंगे। राइट, तो इसमें मेंटोर्स हैं, आंसर इवैल्यूएशन है, अलॉन्ग विद दिस टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है, क्रैश कोर्स तक इंक्लूडेड है, एंड क्रैश कोर्स में अलग बुक्स रहेंगी, वो अलग सेट ऑफ बुक्स है, तो उसमें अपडेटेड मटेरियल इन अ वेरी क्रिस्प कंसाइज्ड वे आपके घर तक पहुंचाया जाएगा, जिससे आप पहली अटेम्प्ट में अपने सिलेक्शन को इंश्योर कर सकते हैं। तो हम अपनी तरफ से पूरी तरह तैयार हैं, और आप भी अगर पूरी तरह रेडी हैं टू फेस 2024 एग्जाम, तो आपके हाथ में है अपनी बेस्ट प्रिपरेशन करना, एंड फॉर दैट वी आर हियर, P2I इज हियर, एनरोल टुडे एंड सी यू सून इन द क्लासेस। ये क्लासेस जो हैं ये स्टार्ट हो रही हैं 22 जुलाई से। ठीक है, 22 जुलाई से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, शाम 6 बजे का बैच है, 2.5 से 3 घंटे की क्लासेस होंगी, 2.5 साल के लिए कोर्स वैलिड रहेगा। लाइव क्लासेस होंगी, अगर किसी रीजन से लाइव क्लासेस नहीं हो पाती या मिस हो जाती हैं, तो आप उसका रिकॉर्डेड फॉर्मेट देख सकते हैं। ठीक है, और वो आपके पोर्टल पर 2.5 साल के लिए अवेलेबल रहेगा। इसी के साथ साथ मेंटोर्स आपको दिए जाएंगे, जिसके साथ डिस्कस करके आप अपनी स्ट्रैटेजी बिल्ड कर सकते हैं, कुछ समझ नहीं आया वो डिस्कस कर सकते हैं। वीकली टेस्ट ये भी आप कर सकते हैं, यू हैव द प्रिविलेज टू सॉल्व वीकली टेस्ट, जैसे कि एक हफ्ते में जो भी किया है करंट प्लस स्टैटिक, उसकी प्रैक्टिस होती है। हर दिन एक मेंस का क्वेश्चन दिया जाता है, उसकी इवैल्यूएशन होकर आपको फीडबैक दिया जाता है, और जितने आंसर आप इवैल्यूएट करवाने चाहें कर सकते हैं, पूरा फ्रीडम है आपको। इसी के साथ क्रैश कोर्स आपको प्रीलिम्स के समय पर मिलेगा, टेस्ट सीरीज विद वीडियो सोल्यूशन, मेंस के समय पर मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम भी इसका पार्ट है, जिसका मतलब ये है कि अगर प्री क्लियर होता है, P2I के पार्ट हैं, मेंबर हैं, सब्सक्राइबर हैं, लर्नर हैं, तो आपको दिल्ली NCR में हम आपका सारा बोर्डिंग, लॉजिंग और फूड का खर्चा बेयर करेंगे। आपको सिर्फ पढ़ना है, हमारे साथ ऑफलाइन क्लासेस लगानी है, और पूरे मेंस की तैयारी आपकी कराई जाएगी। इन केस आप दिल्ली नहीं आ सकते, तो ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से ये प्रिपरेशन होती है। ठीक है, इसके बाद इंटरव्यू गाइडेंस होगी, डैफ एनालिसिस होगा, और मॉक इंटरव्यू भी आपकी प्रैक्टिस करवा के आपको पूरा रेडी किया जाएगा। और जो एस्पिरेंट्स स्टेट्स की प्रिपरेशन करते हैं, यूपी एंड बिहार में से हमारे काफी सारे प्यारे साथी हैं। ठीक है, ये जो टॉपिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं ना, यूपी बिहार की जीके के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट, उसके लिए हमारे फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, 15,000 इज गोइंग टू बी द कोर्स प्राइस। राइट, ये
CS लाइव कोड यूज करने के बाद मिलेगा, अदरवाइज थोड़ा महंगा है, राइट। तो यहां पर आपको मेंटरशिप, आंसर वेरिएशन, ईच एंड एवरीथिंग पर्टिकुलरली फोकसिंग ऑन दीज स्टेट्स, ये आपको मुहैया करवाया जाएगा। 15 जुलाई से इसका बैच स्टार्ट हुआ है, शाम 6 बजे की क्लास है, जल्दी एनरोल करें, हम देखेंगे आपको क्लासेस में, ठीक है। एंड वी सिंसियरली बिलीव, और हमारा पूरा विश्वास है कि हमारे साथ जुड़ के आप बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे। चलिए अगला टॉपिक अब करते हैं। हमने यहां पर जितना, देखो बहुत डेप्थ में जाने का ना इतना ज्यादा फायदा नहीं है, जितना हमने कवर किया इट इज सफिशिएंट टू प्रिपेयर दिस पर्टिकुलर टॉपिक फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। रेट ऑफ रिटर्न इसका काफी अच्छा है। तो हमने जाट्स ऑफ भरतपुर एंड मथुरा इसको कवर कर दिया। अब हम अफगान्स ऑफ फर्रुखाबाद और रोहिलखंड इसको देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इनकी इमर्जेंस कैसे हुई। इमर्जेंस की कहानी जुड़ी हुई है अफगानिस्तान से, ठीक है। अफगानिस्तान में मिड 18th सेंचुरी में, यानी कि 1750s के आसपास एक पॉलिटिकल टर्मोइल होता है, ठीक है। अब क्योंकि अफगानिस्तान है, हमने इंडियन हिस्ट्री करनी है, तो बहुत ज्यादा क्या हुआ था, ठीक है, पॉलिटिकल टर्मोइल था, ठीक है। तो पॉलिटिकल टर्मोइल की वजह से वहां पे क्या होता है, जब भी किसी कंट्री में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आती है तो क्या होता है। सीरिया में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई थी तो क्या हुआ था, कम ऑन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, कमेंट सेक्शन में बताओ यार, सबको पता ही है। सीरिया में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का डायरेक्ट आउटकम था यूरोप में रिफ्यूजी क्राइसिस। जब इंडो पाकिस्तान वॉर हुई थी बांग्लादेश की लिबरेशन के लिए, तब सबसे पहली चीज क्या थी, बांग्लादेश से माइग्रेशन, रिफ्यूजी क्राइसिस आ गए थे, राइट। यहां पर भी वही हुआ। बहुत सारे अफगान्स अफगानिस्तान को छोड़कर इंडिया की तरफ प्रवेश करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। बहुत से अफगान यहां पर माइग्रेट करते हैं, ग्रेजुअली वो अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाना स्टार्ट कर देते हैं और अपनी एक टेरिटरी कार्व आउट कर लेते हैं। तो यहां पर मोहम्मद खान बांगेश, ठीक है, मोहम्मद खान बांगेश 1713 से 1743 में इनका एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बन जाता है फर्रुखाबाद में, ठीक है। फर्रुखाबाद एरिया आज के समय में अलीगढ़ और कानपुर के आसपास के जो एरिया है ना, यहां पर इनकी टेरिटरीज हैं। तो इनके बारे में इतना काफी है, ठीक है। यहां पर फर्रुखाबाद में ही वॉज एन इंपॉर्टेंट रूलर। दूसरी तरफ रोहिलखंड, ये भी एक टेरिटरी थी। यहां पर अली मोहम्मद खान थे, एक बहुत इंपॉर्टेंट रूलर। ही वॉज बेसिकली अ सन ऑफ अफगान पठान सोल्जर, अफगानी पठान सोल्जर। दौड़ खान के नाम से एक व्यक्ति थे, उनके ये बेटे थे। इन बाप बेटे ने अपने लिए एक इंडिपेंडेंट स्टेट, एक प्रिंसिपैलिटी क्या होता है, एक स्टेट की तरह ही होता है, इंडिपेंडेंट स्टेट, इन्होंने कार्व आउट की, ठीक है। तो जब नादिर शाह की इन्वेजन के समय पर, कब हुई थी नादिर शाह की इन्वेजन, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। नादिर शाह की इन्वेजन को हम कवर कर चुके हैं। कोहिनूर कौन लेके गया था, अहमद शाह अब्दाली के नादिर शाह। पीकॉक थ्रोन कौन लेके गया था, अहमद शाह अब्दाली या नादिर शाह। नादिर शाह के समय पर मुगल एम्परर कौन था, कम ऑन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन यार। ये सब कुछ हम कवर कर चुके हैं, और जो इसका आंसर दे रहे हैं एक्सीलेंट। आई रियली वांट कि आप मैक्सिमम आंसर्स दिया कीजिए, जितना हम पार्टिसिपेटिव बना सकते हैं ना इस सीरीज को, हम उतना बनाएंगे। और जो आंसर यहां पे कर पा रहे हैं ना, ट्रस्ट मी गाइस, एग्जाम में भी वो आंसर जरूर कर पाएगा, ठीक है। सो टेल मी इन द कमेंट्स, जो मैंने क्वेश्चंस पूछे उनके सबके आंसर चाहिए मुझे, और ANS लिख के आंसर बताना, ताकि पता रहे क्या यू आर टेलिंग आंसर, ठीक है। अब यहां पर अली मोहम्मद खान, इनको पता लग गया नादिर शाह इन्वेजन की वजह से सेंट्रल अथॉरिटी डिक्लाइन कर रही है, राइट। तो इन्होंने एक एडवांटेज लेने की कोशिश की, और एडवांटेज इनको मिल ही रही है। तो एक इंडिपेंडेंट किंगडम इन्होंने अपना बनाना शुरू कर दिया। किंगडम है तो उसकी कैपिटल भी है। कैपिटल कहाँ है, आउलन में, बरेली के पास। और बाद में इन्होंने रामपुर में शिफ्ट कर दी थी। दोनों ही जगह उत्तर प्रदेश में है आज के समय पर। ज्योग्राफिकली इनका एरिया काफी बड़ा था, राइट। अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ रखी है, ज्योग्राफिकली से याद है, ज्योग्राफी में ना कुमाऊं हिमालयास के बारे में हम बात करते हैं। तो हिमालयास की, नॉर्थ इंडिया में ऐसे हिमालयास की बेल्ट निकलती है। कुमाऊं हिमालयास कौन सी बेल्ट को बोला जाता है, उत्तराखंड के हिमालयास को, हिमाचल के हिमालयास को, या किसी और हिमालयास को, तो जरूर बताना, ठीक है। उससे आपको यह भी आइडिया लग जाएगा कि इस किंगडम, इस पर्टिकुलर एक प्रिंसिपैलिटी की टेरिटरी कहां से कहां तक एक्सटेंड कर रही थी। तो कुमाऊं हिमालय से लेकर गंगा नदी, साउथ में गंगा नदी इसकी बाउंड्री बनाती थी। यहां पर इन्होंने अपने लिए एक रीजन कार्व आउट कर लिया, ठीक है। अब बस आगे क्या है, आगे नाजीबोदौला आते हैं, वो रूलर बनते हैं, वो देते हैं साथ अहमद शाह अब्दाली का। अहमद शाह अब्दाली का साथ देने की वजह से क्या होता है, व्हाट हैपेंस, अहमद शाह अब्दाली का साथ देने की वजह से मराठास हार जाते हैं और भारत का इतिहास शिफ्ट हो जाता है। दिस इज व्हाट यू नीड टू नो फ्रॉम रोहिलास, दैट्स इट। इसके अलावा, क्योंकि हम यहाँ पर बुक सीरीज कवर कर रहे हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए जो बुक में दिया हुआ है उसको एक बार पढ़ लेना, ठीक है, रीड कर लेना। बुक में आपको पता है काफी कम दिया हुआ है, इसमें मैंने कोशिश की है कि मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर सकूं, ताकि आजकल जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, काफी भूत बनाया जा रहा है हिस्ट्री को, तो वो क्वेश्चन सॉल्व करने की स्थिति में आप लोग रहें, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने की बात की जा रही है, तो लेट अस सॉल्व सम क्वेश्चंस। तो देखते हैं आज फास्टेस्ट फिंगर्स फर्स्ट किसकी हैं और मैक्सिमम आंसर्स कौन सही बताता है। सो आर यू रेडी? चलो पहला आंसर बताइए,
Which of the following was also known as जाट उलिसिस in the context of modern history? सर ये क्या पूछ लिया? जाट उलिसिस, हमें तो प्लेटो ऑफ जाट ट्राइब पता है, ठीक है, तो जाट उलिसिस क्या होता है? देखो, उलिसिस भी एक ग्रीक माइथोलॉजी में एक कैरेक्टर कह लीजिए, ठीक है, इट्स ए कैरेक्टर इन ग्रीक माइथोलॉजी, ठीक है, जो कि विजडम के साथ एसोसिएट किए जाते हैं ऑफन, ठीक है, कि आप समझ लो कि ग्रीक गॉड्स के अवतार भी आप इनको समझ सकते हैं, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग से, राइट? नहीं तो मुझे पूरे सारे के सारे ग्रीक गॉड्स कवर करवाने पड़ेंगे, तो समझने के लिए आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो गेस कीजिए यार, गेस करने में क्या जाता है, यहां पे कौन सा मैं नेगेटिव मार्किंग करने वाला हूं, ठीक है। तो जो प्लेटो ऑफ जाट ट्राइब है वही जाट उलिसिस भी कहे जाते हैं। तो आंसर क्या बन गया हमारा? आंसर इज नॉट डी, आंसर इज बी, ठीक है, आंसर इज ऑप्शन बी, महाराज सूरजमल, ही इज नोन एज जाट उलिसिस एज वेल, ठीक है, तो ये टाइटल इनके साथ जोड़ा जाता है। एक और क्वेश्चन करते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट चूरमन जाट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मिडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया या फिर अर्ली मॉडर्न हिस्ट्री, प्री मॉडर्न हिस्ट्री। तो बताओ, दो स्टेटमेंट्स आपके सामने है, करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई कीजिए। स्टेटमेंट वन आपको कह रही है द टेरिटरी कंप्राइज्ड ऑफ लार्ज पार्ट ऑफ सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजस्थान, इज दिस स्टेटमेंट ट्रू? क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? बताओ, मैंने आपको मैप दिखाया था भाई, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अगर लार्ज पार्ट ऑफ सेंट्रल और वेस्टर्न राजस्थान इनके पास चला जाएगा तो राजपूत कहां पर रहेंगे भाई? वेयर विल राजपूत्स लिव, राइट? तो ईस्टर्न, बहुत छोटा ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो है ना राजस्थान का, जो दिल्ली हरियाणा के साथ के आसपास के रीजन है, आगरा के पास के रीजन है, वहां पर इनकी प्रेजेंस थी। सेंट्रल और वेस्टर्न राजस्थान नो, नो, ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट हो जाती है गलत। सेकंड स्टेटमेंट कह रही है कि दे इमर्ज टू पावर थ्रू पेजेंट रिबेलियन, हेंस देयर किंगडम वाज लार्जली नॉन फ्यूडेटरी नेचर। ओहो, देखो क्या कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है, एग्जाम में भी ऐसा होगा, कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि क्योंकि किसान आंदोलन की वजह से ये साम्राज्य अपने अस्तित्व में आया, इसलिए नॉन फ्यूडेटरी होगा। क्या नॉन फ्यूडेटरी था? नो, जमींदार थे। जो स्ट्रक्चर था सोसाइटी का वो जमींदारी के बेसिस पे था, और जमींदारी सिस्टम इज काइंड ऑफ फ्यूडल सिस्टम, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है, दोनों गलत हैं। आंसर बहुत बढ़िया, जिन्होंने सही आंसर दिया है मेरी तरफ से खुद को आज एक चॉकलेट देना, ठीक है, पैसे पप्पू देगा, राइट? तो ये इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन डी बन जाता है, ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ जाट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग अर्ली फेज ऑफ मिडिवल हिस्ट्री। है ओ, ड्यूरिंग लास्ट फेज ऑफ मिडिवल हिस्ट्री, ठीक है, एंड अर्लीस्ट फेज प्री मॉडर्न हिस्ट्री के समय पर स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। स्टेटमेंट कह रही है ही सपोर्टेड बहादुर शाह वन टू बिकम मुगल एम्पायर एम्परर, he consolidated his territory by building a fort at Thun, okay, he died upon committing suicide after being defeated by जय सिंह टू होगा, ठीक है, ये ठीक कर दूंगा मैं, जय सिंह टू द गवर्नर ऑफ आगरा। तो आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज बीइंग रेफर्ड टू चूरमन जाट, सुजान सिंह, बदन सिंह, नन ऑफ द अबव। क्या आंसर है भाई? कम ऑन, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, लेट्स सी किसका आंसर करेक्ट है। ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, चूरमन जाट, ठीक है, he committed suicide and he supported मुगल emperor to become the emperor, right? and सारी चीजें इनके साथ associated हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। Identify the correct statements in context of महाराज सूरजमल of भरतपुर kingdom। महाराज सूरजमल के कॉन्टेक्स्ट में 3 स्टेटमेंट्स हैं, करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है। पहली स्टेटमेंट के लिए ही सपोर्टेड अहमद शाह अब्दाली एंड वेंट अगेंस्ट मराठास इन थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? नो, एब्सोल्युटली फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है, दिस इज एब्सोल्युटली फॉल्स स्टेटमेंट। बिल्कुल अगेंस्ट नहीं गए थे, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन की वजह से उतना साथ नहीं दे पाए, ठीक है, जितना दिया जा सकता था, वो पोटेंशियल नहीं थी, ठीक है, वो पोटेंशियल एक्सट्रैक्ट नहीं हो पाई, बट अगेंस्ट बिल्कुल नहीं थे। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ही एक्सटेंडेड सपोर्ट टू द रिट्रीटिंग फोर्सेस ऑफ मराठास आफ्टर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। दिस इज ट्रू और फॉल्स? दिस इज ट्रू, ये बिल्कुल सही है, ट्रू स्टेटमेंट है। फोर्ट ऑफ लोहगढ़ वॉज बिल्ट बाय हिम। फोर्ट ऑफ लोहगढ़ भरतपुर में एक और फोर्ट है, ये फोर्ट महाराज सूरजमल ने ही बनाया था, ठीक है, तो स्टेटमेंट 2 and 3 इज करेक्ट, तो बी हमारा करेक्ट आंसर बन जाता है। चलो बताओ, कमेंट में, कमेंट सेक्शन को ना भर देना है, ठीक है, लाइव चैट नहीं, एक्चुअल दूसरे वाले कमेंट सेक्शन को। क्या ये टॉपिक करके कॉन्फिडेंस आ रहा है आपको कि ये टॉपिक जिसको अक्सर हम इंस्टीट्यूट्स या से कोचिंग के समय पर भी छोड़ देते हैं, ठीक है, उसको भी हम प्रॉपरली कवर कर रहे हैं, ना केवल कवर कर रहे हैं बल्कि कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं वो भी आपके सामने डिस्कस हो रहे हैं, ठीक है, तो ये आपको एडवांटेज मिलेगा। अपकमिंग सेशन में अब
इस चैप्टर का, ये चैप्टर थोड़ा लंबा हो गया बट नो प्रॉब्लम, ये करना जरूरी है। और इसके ऊपर मैंने टाइम भी इसलिए दिया है क्योंकि दोस्तों आप मान लीजिए कभी आगे कोचिंग भी लगाते हैं, ये वो टॉपिक्स हैं जो अक्सर छोड़ दिए जाते हैं। मेरी खुद की कोचिंग के समय पर भी काश तब स्टडी है क्यों होता, कोई हमें भी पढ़ाने वाला होता, राइट। उस समय जहां से मैंने पढ़ा था वहां पर भी ये टॉपिक्स को छोड़ दिया गया था। मिडिवल इंडिया के एंड में है तो कह दिया था कि खुद से पढ़ लो, और मॉडर्न इंडिया को 1857 से स्टार्ट किया जाता है, तो ये तो किसी ने बात ही नहीं की इसकी, तो ये टॉपिक्स वीक रह गए। और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ढूंढोगे, देखोगे 2020, 21, 22 के चूरमन चार्ट्स के ऊपर सवाल भी है, मैथ्स टाइप का सवाल है, ठीक है। तो दोस्तों ये ज़रूरी है कि हम ये क्वेश्चंस को, इस टॉपिक को करें। इसको स्लोली इसलिए किया है ताकि हर एक चीज़ आपको क्लियरली समझ आ जाए। आप में से बहुत से एस्पिरेंट्स को मिडिवल इंडिया भी आपने नहीं किया होगा, आप मॉडर्न इंडिया की तरफ जा रहे हैं, लेकिन मिडिवल टू मॉडर्न की इस जर्नी को ताकि अच्छे से समझ पाएं, इसलिए इसमें समय दिया गया है। अपकमिंग लेक्चर में अब इस चैप्टर को वाइंड अप कर दिया जाएगा, जहां पे हम मैसूर और जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं उसको मैं समराइज करूंगा। वहां पर मैं थोड़ा सा फास्ट अप रहूंगा और हम एक मेंस का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। टेक्निकली वो मेंस का क्वेश्चन है कि अंग्रेजों के आने पर भारत की स्थिति क्या थी, उससे रिलेटेड, ठीक है। वो एग्जैक्ट क्वेश्चन दिखाऊंगा, उस क्वेश्चन का मॉडल आंसर आपके साथ डिस्कस किया जाएगा इन दैट क्लास, राइट। सो इस सीरीज के साथ बने रहिए, और जितने भी आप ग्रुप्स में हैं, टेलीग्राम के, व्हाट्सएप में, जितना आप इस सीरीज को पुश कर सकते हैं, तो हेल्प मी इन दैट, ठीक है। प्रमोट कीजिए इसको, सभी का फायदा। ये सीरीज आगे बढ़ेगी, हम सब बहुत अच्छे से मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करेंगे। एंड इससे और ज़्यादा डिटेल में मेरे साथ पढ़ना है अगर, ठीक है, और ज़्यादा तरीके से पढ़ना है, पूरा वो क्रक्स भी अगर आपको चाहिए, इन्हीं नोट्स का प्रिंट फ्रेंडली क्रक्स भी आपको चाहिए, तो वो सारी चीज़ें हम करते हैं P2I में, और वहाँ पर आपको मिलेगी मेरी मेंटरशिप भी, ठीक है। तो डू एनरोल इन P2I, एंड टू एनरोल इन दैट बैच यूज द कोड CS Live। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, आज के लिए इतना ही, एंड see you soon in the classes. CS Live is now signing off. Wish you all the best, friends. Thank you so much. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।